ओके, अब हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर गुड स्पीकिंग। क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या तरीका होता है जिससे हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो ये है कि स्पीड पे हमको ध्यान देनी है। स्लो एंड इजी स्पीकिंग इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप लोग, हम किसके लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं हम? खुद के लिए, खुद का नॉलेज शोकेस करने के लिए। हाँ, मैंने क्या बोला? शोकेस। शोकेस का मतलब क्या है? शोकेस वैसे आपने देखा होगा, शोकेस में सजावटी सामान रखा रहता है। यहां पे शोकेस का मतलब वही है जो शो का मतलब है, टू शो, दिखाना। ओके, तो चलिए वापस आते हैं हम लोग इस पे। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम किसके लिए, जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? खुद के लिए बात कर रही हूँ, खुद से बात कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ध्यान रखना है कि जो मेरी बोलने की स्पीड है वो ऐसी हो कि आपको समझ में आए और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आई कॉन्टैक्ट। अच्छा हाँ, आई कॉन्टैक्ट बताने के पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए, अभी जब आप इंग्लिश भी बोलना सीखते हैं तो हम लोग को लगता है जितनी जल्दी इंग्लिश कोई बोल सकता है, जितनी जल्दी बोल सकता है, वो उतना ही अच्छा कम्युनिकेटर है। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी आप अच्छे कम्युनिकेटर को देखेंगे, बल्कि आप नेटिव स्पीकर्स को भी देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग हमेशा स्लो स्पीड में बोलते हैं, वर्ड्स को बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं जिससे कि जो उनके ऑडियंस हैं वो समझ पाए। तो हमेशा ध्यान रखिए, फ्लुएंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो। आपकी स्पीड हमेशा स्लो होनी चाहिए, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जैसे कि आपके ऑडियंस को कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टैक्ट। हमने ऑक्यूलेसिक्स के बारे में बात की थी, याद है कुछ? क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे पे मैं क्वेश्चन मार्क देख सकती हूँ, समझ नहीं आ रहा। ऑक्यूलेसिक्स, डू यू रिमेंबर? स्टडी ऑफ आई गेज। ये शायद कुछ लोगों को पता होगा। मतलब क्या था इसका? स्टडी, ये क्या करता है? स्टडीज आई गेज। गेज का मतलब नजर। याद आया? तो ऑक्यूलेसिक्स में हमने यही पढ़ा था। आई कॉन्टैक्ट क्या करता है? एंड आई कॉन्टैक्ट विद लिसनर्स कन्वेज मीनिंग इन अ क्लियर वे। अगर आप आई कॉन्टैक्ट एज ए स्पीकर आई कॉन्टैक्ट रखते हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलते समय आई कॉन्टैक्ट रख रही हूँ, तो क्या है, मैं सब पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। तो अगर आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका आई कॉन्टैक्ट ज़्यादा देर के लिए होगा उस पर्सन से। अगर आप बहुत बड़े ग्रुप से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके आई कॉन्टैक्ट का जो ड्यूरेशन है वो कम देर के लिए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ, आई कॉन्टैक्ट अगर आप रखते हैं तो उसके बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा तो मैं आपको ये बता दूं कि कन्वेज मीनिंग इन अ क्लियर वे। जब भी आप आई कॉन्टैक्ट सही तरह से आप आई कॉन्टैक्ट करते हैं बोलते समय, तो आप अपनी जो भी बात है ना उसकी मीनिंग को बहुत ही क्लियर वे में अपने ऑडियंस को बता पाते हैं। ठीक है, आइडिया जो ट्रांसफर होता है वो बिल्कुल सही तरीके से होता है। इसके अलावा और क्या फायदा होता है, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? नो आइडिया? सॉरी, यस, वेरी करेक्ट। जब हम आई कॉन्टैक्ट रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लिसनर्स को हमारी बात में इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं। अब मैं पढ़ा रही हूँ और कोई स्टूडेंट इस रूम को देख रहा है या फिर वो बार बार घड़ी देख रहा है, इसका क्या मतलब है? अरे भाई, ये कब क्लास खत्म होगी? अभी तो आधे घंटे हैं, कैसे कटेंगे आधे घंटे? ओके, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आई कॉन्टैक्ट जब हम करते हैं अपने लिसनर्स के साथ तो हमें ये पता चलता है कि हमारे लिसनर्स हमारी बात में इंटरेस्ट ले भी रहे हैं या नहीं। और अगर एज ए स्पीकर आपको ये लगता है कि आपकी बात थोड़ी बोरिंग हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं या किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो कई बार हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन ओवरलोड। याद है आप लोगों को? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इसका मतलब क्या है? एनीबडी कैन टेल मी? बिल्कुल सही,
जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, एक साथ हम कई सारी बातें बताने लगते हैं आपको, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार हमारा जो ग्रास्पिंग पावर है ना, वो हमारी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, नॉट पावर, ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम सारे मैसेजेस को, जो भी हमको मिल रहा है, जो भी हमको ज्ञान मिल रहा है, वो हम सब ग्रास्प कर पाएँ। तो क्या होता है, वी स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, हमारे दिमाग में कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद ये फिल्टर्स अप हो जाते हैं। ऐसा स्टडीज शो करती हैं कि हमारे दिमाग में कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं और अगर हम बहुत देर तक किसी बात को सुनते हैं, इसको बोलें, अगर स्टडीज़ की माने तो मे बी 20 मिनट्स के बाद या मे बी और भी कम समय में, ये लोगों पे भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, कि वो फिल्टर्स जहाँ अप हुए तहाँ इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो वापस जाने लगती है। मतलब हम सुनना बंद कर देते हैं, हम लिसनिंग नहीं करते फिर। ठीक है, लिसनिंग के बारे में मैंने आपको बताया, सुनना और समझना। तो जब सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है कि कई बार जब आई कॉन्टैक्ट होता है हमारा एज ए स्पीकर, हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है हमारे लिसनर्स के लिए, तो हम बातों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई एक जोक क्रैक कर सकते हैं बीच में, हम टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम बहुत ही ईजिली, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ही ईजिली अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। तो क्लैरिटी तो थी ही, और हमने क्या किया, हम easily convey या message will be conveyed easily। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अगर आप चाहें तो मैं लिख देती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे लिख देना चाहिए। अगर आप आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो एक तो क्लैरिटी होती है और दूसरी क्या है, मैसेज इज, अच्छा एक बात और, मैसेज की स्पेलिंग सही लिखिएगा। अगर ये ए बन गया तो वो मसाज हो जाएगा। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, स्पेलिंग भी ऐसी चीज है जो आपको एक सही राइटर, एक एक्यूरेसी स्पेलिंग की आपको एक अच्छा राइटर बनाती है। क्योंकि जब आपका एग्जामिनर चेक करता है तो आपको पता है एग्जामिनर तो है ही है इसलिए कि आपकी गलतियों को वो पकड़ पाए। तो ऐसे में अगर मैसेज को मसाज लिखेंगे और कई जगह आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा, तो उसको यू हैव टू रिमेंबर द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, सो मैसेज इज कन्वेड। अच्छा, एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी है, कन्वेड का मतलब कन्वे करना, मतलब भेजना, समझ गए। अब इसकी जगह, कन्वेड की जगह और क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं आप, कन्वेड, यस, ट्रांसमिटेड, और क्या, और क्या, यस, वेरी करेक्ट, शेयर्ड, और क्या, एक और वर्ड, ट्रांसफर्ड। अच्छा, ट्रांसफर्ड में स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, डबल आर आएगा, डबल एफ नहीं, क्योंकि इसमें हम बहुत मिस्टेक करते हैं, हम डबल एफ लिख देते हैं और डबल आर भी लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डबल आर है, डबल एफ नहीं। ओके, सो ये एक और भी हो गया। तो जैसे हमको ये पता चलता है कि हमारे ऑडियंस बोर हो रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि फीडबैक उनका मिलता रहता है, वी गेट फीडबैक कि हाँ अब हम सही ट्रैक पे हैं, या हमें और कितनी देर उनको इस टॉपिक पे बताना है, कितनी देर इस पे डिटेल देनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। लेट मी टेल यू दैट प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीकिंग। तो अगर, अब जैसे क्या होता है, MTI होता है, MTI समझते हैं आप लोग, इसको ध्यान रखिएगा, MTI, इसको अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से कई बार हम शाह और शाह की गलती करते हैं, सा और शाह की गलती करते हैं, साम, मसीन, ओके, और क्या, सेम। अब सोचिए अगर आपको किसी को ये कहना है, किसी ने आपसे बोला कि हैप्पी न्यू ईयर, सपोज आज पहला दिन है साल का और आपसे कोई बोलता है हैप्पी न्यू ईयर, और अगर आप सा को शाह बोलते हैं तो आप बोलेंगे शेम टू यू। बेचारा वो सोचेगा मैंने क्या गलती की है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे। तो कहने का मतलब ये है
कि MTI अगर होगा, जैसे ईस्टर्न यूपी में जब हम रहते हैं या ईस्टर्न साइड में अगर हम रहते हैं अपने देश में, तो क्या होता है शाह की बड़ी गलतियां होती हैं, हमको शाह बोलना नहीं आता, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, तो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन में एक बार बता दूं कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन अपना अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखनी चाहिए। हाँ, बहुत सही है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखने में आपको फ़ायदा ये होगा, या गूगल पे भी अगर आप किसी वर्ड को खोजते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको तुरंत दिख जाएगा, और गूगल में तो इतना अच्छा है कि आप उस प्रोनाउंसिएशन को सुन भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने का। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो सा है उसके लिए अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन भी बताती है या गूगल डिक्शनरी में, तो आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, ठीक है। अगर आप शाह बोलना चाहते हैं तो आपको ऐसा सिंबल मिलेगा। वैसे ही गलतियां हमने शायद आपको V और W के बारे में भी बताया था। अच्छा, ये W नहीं है बबलू जैसा क्योंकि अक्सर आप लोग इसको W बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है वो W बोलते हैं। इट इज नॉट W। तो क्या है? W W W W W। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। सो दोनों का मतलब वाह होता है, लेकिन जो ये वाह है ना, ये वाह है ना, अच्छा इसका सिंबल आपको ऐसे ही मिलेगा। ये वाह है वो वाह बोलते हैं, वाह, और ये जो W वाला वाह है ना उसको वाह बोलते हैं। होठों को गोल, होठों को करके गोल, याद है ना 3 इडियट्स का वो गाना, वाह। और V वाला वाह। तो ग्रेप वाइन वर्ड था, है ना, वो वाइन नहीं था, वो ग्रेप वाइन था। वैसे ग्रेप वाइन क्या था? ग्रेप वाइन क्या था? ग्रेप वाइन या वाइन? वाइन, ग्रेप वाइन क्या था? याद आया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वेरी गुड। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपसे बीच में पूछती रहूंगी, अदरवाइज आप तो भूल ही जाएंगे। रिवीजन करते चलेंगे जिससे कि हमारा क्लास में ही काफ़ी कुछ जो एग्जाम्स के लिए हम जो तैयारी करना चाहते हैं ना, उसके लिए अलग से समय हमको कम देना पड़े, क्योंकि हमें पता है कि हमें कैसे अपनी तैयारी करनी है, क्लास में बैठे बैठे ही तैयारी करनी है। ओके, प्रोनाउंसिएशन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो कि हम लोगों को नहीं पता। एक होता है फा और एक होता है हा। अगर हिंदी में बोले तो वो होता है फूल, फूल, PH, फूल, और अगर इंग्लिश में होता है तो वो फा होता है, फा। जैसे वाह बोलते हैं ना, वैसे फा, फा, नीचे वाले होठ को काट के, फा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये होता है। तो अगर आप इसको फूल बोलेंगे तो फूल हो जाएगा वो फ्लावर। ये क्या है? फूल। और अगर फ्लावर को फूल बोलेंगे तो क्या होगा? बेवकूफ हो गया। तो ऐसे में ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो कभी भी एक इम्प्रेसिवली अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मुझे आपको ये बताना चाहिए कि पता है, जब हम किसी से बात करते हैं ना, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया है पहले क्लासेस में, 7 सेकेंड से भी कम टाइम हमें चाहिए होता है किसी पे अच्छा इंप्रेशन बनाने में। आप समझ रहे? सिर्फ 7 सेकेंड से भी कम समय, हो सकता है 3-4 सेकेंड में ही आपका एक इंप्रेशन उस व्यक्ति पर पड़ जाए। तो ऐसे में अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका जो प्रभाव है ना, जो इंप्रेशन है ना, दैट वुड बी वंडरफुल। बहुत ज़बरदस्त आपका उस पर जो आपके ऑडियंस हैं उन पर बहुत ज़बरदस्त आपका प्रभाव होगा। और अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। नॉलेज तो लोग बाद में चेक करते हैं, पहले तो दिखावटी दुनिया है, वो बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो डेफिनेटली आप सामने वाले को अपनी बात से अग्री करवा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चॉइस ऑफ राइट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सिलेक्शन ऑफ appropriate words makes speaking more effective। अच्छा, चॉइस ऑफ राइट वर्ड क्या? बहुत सारे वर्ड जैसे हिंदी में होते हैं बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारे सिनोनिम्स, उनको बोलते हैं सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स। क्या? वेरी गुड, सिनोनिम्स। तो ये जो सिनोनिम्स होते हैं ना, हमें इनका करेक्ट जो राइट चॉइस है ना, वर्ड्स का जो राइट चॉइस है उसके बारे में ध्यान रखते हुए ही वर्ड को चूज करना चाहिए। मतलब सॉरी, मुझे ये कहना चाहिए कि जो हमारा कंटेंट होता है ना, अच्छा कंटेंट या कंटेंट ये एक बात मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेम वर्ड है, ये
कभी कंटेंट होता है, कभी कंटेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो नाउन है, संज्ञा है, वो कंटेंट है, कंटेंट नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत बताती चल रही हूँ, जिससे आपको याद रहे और आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी रहे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपके कंटेंट के हिसाब से जो वर्ड्स होते हैं अगर वो सही होंगे तो लोगों को उनका जो एक इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। समझ रहे हैं? कुछ तो जार्गन्स होते हैं, ठीक है। जार्गन्स मैंने बताया था क्या है, पिछली क्लास में ही बताया था मैंने। जार्गन्स क्या है? जार्गन, JARGON। जार्गन का मतलब है टेक्निकल टर्म्स। इसका मतलब ये कि जैसे आप बायो की क्लास ले रहे हैं या आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके जार्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। वो टेक्निकल टर्म्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उनको सिंप्लीफाई भी करना चाहिए, मैंने आपको बताया। इसके लिए इंग्लिश में या हिंदी में जिस भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, तो यू शुड चूज द करेक्ट वर्ड सो दैट यू कैन कन्वे द मीनिंग इन अ प्रॉपर वे। ओके, नहीं तो अगर वर्ड लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वर्ड अगर एप्रोप्रिएट नहीं होगा तो लोग आपकी बात को ठीक से नहीं समझ पाएंगे और कंटेंट का जो मीनिंग है, जो आप चाहते हैं, जो डिलीवर करना चाहते हैं, वो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एम्फेसाइज करना, राइट वर्ड पे एम्फेसाइज करना। अब इसके पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस ज़रूरी होता है, ये जानना इसके बारे में कि हमें बोलते समय किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे स्ट्रेस देना होता है। आई एम सॉरी। सो स्ट्रेस यहाँ पे मतलब राइट वर्ड पे। जैसे अगर एक सेंटेंस है कि वॉट आर यू डूइंग हियर, वॉट, मैंने जोर दिया वॉट पे, वॉट आर यू डूइंग हियर। मैंने सेकेंड सेंटेंस में किससे जोर दिया? यू पे, क्योंकि मुझे ये बोलना था कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो। आप समझ गए ना? समझ गए ना? वैसे ही हमें सही शब्द पे स्ट्रेस देकर मीनिंग को क्लियरली समझाना है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। गुड पोस्चर, जेस्चर एटसेट्रा कैन मेक द स्पीकिंग स्किल मोर इम्प्रेसिव। तो अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी है आपकी, अगर आपका पोस्चर सही है, अगर क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो हेड है ना वो एकदम ऐसा रहे कि ये ना लगे कि एकदम बेचारा बहुत हैवी है और ये गिर जा रहा है। नेक संभाल पाए, आपका गर्दन जो है वो आपके हेड को संभाल पाए, ठीक है। और आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, होल्ड योर हेड हाई। कुछ गलती नहीं की है आपने, और अगर गलती नहीं की है तो आपको यू हैव टू होल्ड योर हेड हाई। तो अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोगों से अपनी बात को रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें अपने एग्ज़ाम के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी प्रिपेयर करते रहना है, जिससे कि इंटरव्यू के टाइम पे हमें ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। ठीक है।